नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब बेस्ट एक्सरसाइज मोर एंड मोर चेक। मैं उदय दिल्ली मॉड्यूल के अध्याय 6 को पढ़ रहा हूँ। दिल्ली उन्नतशील वाणिज्यिक केंद्र 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 18वीं शताब्दी। इसमें 5 टॉपिक हैं। दिल्ली के बाजार, दूसरा है फैज बाजार और चांदनी चौक, तीसरा है हस्तशिल्प उत्पादन, चौथा है कारखाने, पाँचवा है छत्ते। स्टार्ट करते हैं। दिल्ली उत्तरी भारत की निकली संस्कृति ही नहीं धुरी थी, वरन एक व्यस्त व्यवसायिक केंद्र भी थी। तो यहाँ पे निकलिस का मतलब है कि केवल एक संस्कृति ही नहीं थी, मतलब दिल्ली जो थी वहाँ से उत्तर भारत का पूरा संचालन होता था। धुरी का मतलब यही है कि एक धुरी जिसके सहारे पूरा पहिया चलता रहता है गाड़ी का, वैसे ही दिल्ली एक धुरी के समान थी और वहाँ से पूरे उत्तरी भारत का संचालन होता था। केवल संस्कृति के ही जोर पे नहीं, बल्कि एक शासन व्यवस्था जैसे शांतिपूर्वक ढंग से चले और वहाँ पे बिजनेस फले फूले और भी कई लाभ हों। आगे लिखा है, वरन एक व्यस्त यानी बिजी व्यवसायिक केंद्र भी थी। एक उच्च स्तरीय आर्थिक व्यवस्था के सभी तत्व, जिसमें पूंजी का संचय हो, लंबी दूरी का व्यापार और विनिमय पत्रों की उच्च स्तरीय क्रियाविधि युक्त एक विशाल पूंजी बाजार सम्मिलित है। ये अपने सर्वोत्तम रूप में पुरानी दिल्ली के नाम से विख्यात मुगल राजधानी शाहजहानाबाद में साक्षीकृत किए जा सकते हैं। इस समृद्धि के अनगिनत कारण थे। शाहजहां 1628 से 1658 ने जब आगरा से अपनी राजधानी का स्थानांतरण किया, तब यह शहर एक वाणिज्य प्रशासनिक केंद्र बन गया। इसे देखकर समकालीन व्यावसायिक समुदाय, कारीगरों और कलाकारों ने भी आगरा से नई राजधानी की ओर अपने संपोषण हेतु स्थानांतरण किया, यानी संपोषण पूरा विकास के लिए अपना स्थानांतरण किया। अगले जो शासक थे औरंगजेब थे का भी 1679 तक दरबार और शिविर यह रहा। शाही अनुरंजन यानी शाही रंग ढंग के हिसाब से और देखभाल से संयोजित शांति की यह आधी शताब्दी समृद्धि वाणिज्यिक केंद्र के रूप में राजधानी नगर के विकास हेतु एक वरदान सिद्ध हुई। इसकी समीपवर्ती भूमि कछारी मिट्टी से संपन्न थी और यह नगर कृषि उत्पादन के जो प्रमुख स्रोत थे, उनकी पहुंच जो थी वो आसानी से इसके भीतर ही थी। ठीक है, और जो भी स्रोत चाहिए होते थे आसानी से मिल जाते थे। सामान्य वर्षों के दौरान ऐसे अन्नगारों के पंजरे कृषि पैदावार को शहरी जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ला सकते थे। इसके अतिरिक्त नगर महत्वपूर्ण स्थानों से मुख्य राजमार्गों द्वारा जुड़ा हुआ था, जो इसके नगर द्वारों से प्रारंभ होते थे, जिनमें नाम उनके गंतव्य के स्थान पर रखे गए थे। इस प्रकार उत्पादन को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण नगरीय केंद्र तथा निकटस्थ क्षेत्रों के बाजार राजधानी के सड़क मार्ग से भली भांति जुड़े हुए थे। इसके साथ एक अतिरिक्त लाभ भी था कि यमुना दिल्ली में समस्त वर्ष भर नौवहन के योग्य होती थी, जिसने एक समृद्धशील जलमार्गीय व्यापार को सुविधाजनक बनाया। यहाँ पे नौवहन एक वर्ड आया है, इसका मतलब ये है कि जो नाव वगैरह होती हैं, जहाज़ वगैरह होते हैं, उनसे सामान का आदान प्रदान होता था, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते थे। तो वो यमुना में पानी उस लेवल तक था कि उसमें नाव आसानी से आ जा सकती थी, यानी वर्ष भर उसमें पानी कम नहीं होता था। यानी नदी में पानी कम हो जाएगा तो नाव वगैरह चलना बंद हो जाएंगी, उससे सामान को ले जाने और लाने में थोड़ी कठिनाई होगी। हमीदा खातून नकवी आलोकित करती हैं। हमीदा खातून बताती हैं, शाहजहानाबाद में समृद्धि और वैभव के प्रकृष्ट प्रदर्शन के साथ दिल्ली के आरंभिक सुल्तानों द्वारा छोड़ी गई नगरीय अधिवास की विरासत ने नवागंतुकों के बहुमूल्य को नगर की ओर आकर्षित किया। तो जो सुल्तान थे, पहले के जो सुल्तान थे, उनके द्वारा जो छोड़ी गई वैभव समृद्धि जो थी, उसकी और रहने के लिए जो आवास थे, वो विरासत के रूप में जो नए लोग आते थे उनके लिए बहुमूल्य था और आकर्षण का केंद्र था। लाखों उद्यमी पुरुष, जिनमें बहुत से लाभेच्छु शिल्प और व्यापारी थे, मतलब लाखों उद्यमी और जो लाभ के लिए शिल्पी और व्यापारी जो थे, नगर अभिमुख हुए। और पुरानी सुल्तानों के शाहों के
वंशज जो थे अभी भी समीप में थे। जो पुराने जो सुल्तान थे उनके जो मतलब आगे के वंशज जो होंगे वो दिल्ली जो राजधानी थी उसके समीप ही रहते थे, आसपास के नगर में रहते थे। 1785 से पहले कम से कम एक नगर सेठ अथवा व्यापारिक साहूकारों के समूह का औपचारिक प्रमुख मूल नगर के अंदर विकसित हुआ। नगर सेठ, एक नगर सेठ जो थे व्यापारिक साहूकारों के समूह का औपचारिक प्रमुख मूल नगर के अंदर ही विकसित हुआ। इन बनियों के अतिरिक्त स्थानीय दुकानदार और व्यापारी आर्मेनियाई, मध्य एशियाई, कश्मीरी भी नगर में बारंबार आते रहते थे, यानी लगातार आते रहते थे, जो उन्हें सभी प्रकार की वाणिज्यिक वस्तुएं उपलब्ध कराते थे। हुमायूं के मकबरे के समीप अरब की सराय इन अस्थायी भ्रमणकर्ताओं से अक्सर भरी रहती थी। तो जो लोग ये आते थे उनसे हमेशा भरी रहती थी। मुद्रा परिवर्तक मतलब जैसे मनी जो होती थी उसका एक्सचेंज करने वाले लेखक, परिवाहक और अन्य कुशल अथवा अकुशल श्रमिक नगर में प्रचुरता से प्राप्त होते थे। दिल्ली के बाजार। दिल्ली में अनगिनत बाजार थे। उनमें से कुछ सामान्य थे जबकि कुछ विशिष्ट माल के लेने देने का व्यापार करते थे और कुछ थोक विक्रेता का व्यापार करने वाले बाजार थे। नखास रोज़मर्रा बाजार था। नखास जो था रोज़मर्रा का बाजार था, दैनिक बाजार शायद कह सकते हैं, दैनिक बाजार कह सकते हैं। यहाँ पर पड़ोसी क्षेत्रों के लोग आकर अपने उत्पाद की बिक्री किया करते थे। ये नखास शहर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बाजार थे जो शहर के विभिन्न जगहों में रहने वाले लोगों की अन्य विशिष्ट मालों की मांग को पूरा करते थे। इसके अलावा 2 अन्य प्रकार के बाजार थे जो शहर की पूरी जनसंख्या को अद्भुत वस्तुओं की आपूर्ति करते थे। इसके अतिरिक्त परचून फुटकर की जो दुकानों की भी बड़ी तादाद थी। दुकानें विभिन्न स्थलों में स्थित होकर जीवन की अपरिहार्यताओं और विलासिताओं की आपूर्ति करते थे। दुकानें अलग अलग जगह पे होती थी और जो चीज़ चाहिए होती थी उन चीज़ों की आपूर्ति करती थी। बादशाह। शाहजहाँ के शासनकाल में इनकी नींव बड़ी समझदारी से पड़ी थी। किसकी नींव पड़ी थी? इन बाजारों की नींव पड़ी थी। और विशेषतः 18वीं शताब्दी के मध्य तक जनसंख्या की वृद्धि तथा शहर के विस्तार के कारण धीरे धीरे ये अपने परिसरों से विस्तृत होते गए। यानी छोटे से जगह में दुकान खुली होगी और धीरे धीरे वो बड़ी होती गई क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई थी, विस्तार भी करना पड़ेगा, ज़्यादा सामान भी रखना पड़ेगा। दरगाह कुली खान का यात्रा वृत्तांत। दरगाह कुली खान का एक यात्रा वृत्तांत है, उसमें मुरक्का-ए-देहली इस विकास की स्पष्ट झलक दिखलाता है। कुछ बाजार पटरियों पर लगते थे जहाँ के विक्रेता दुकानों से अच्छी और आकर्षक वस्तुओं का विक्रय करते थे। रिहायशी इलाकों की दुकानों का भी प्रफलन हुआ था। कटरा जो था एक प्रकार का बाजार केंद्र था जो थोक बिक्री बाजार का कार्य करता था। ये व्यापारिक केंद्र इनमें संबद्ध भारी यातायात के कारण लाल किले से कुछ दूरी पर अवस्थित थे। ये जो व्यापारिक केंद्र थे ये समृद्ध भारी यातायात यानी बड़े बड़े सामान जो ज़्यादा कहते हैं मात्रा में आता होगा, तो इसलिए यातायात के कारण लाल किले से कुछ दूरी पर स्थित था। दूसरे शब्दों में शिल्पी वर्गों का कार्यस्थल और रिहायशी भवन शहर के अंतर्गत अवस्थित थे। यानी जो दूसरे शब्दों में जो शिल्पी वर्ग का कार्य जो था स्थल था और रिहायशी अमीरों का जो भवन था वो अंदर ही था शहर के। यद्यपि उनमें से कुछ शहर के उपनगर से आया करते थे और कुछ जो शिल्प वर्ग थे जो कुछ नगरों या उपनगरों से आया करते थे। और जो अमीर शिल्प का वर्ग था उनका तो शहर के अंदर ही भवन बना था। जामा मस्जिद के चारों ओर से 4 बाजार निकलते थे। जामा मस्जिद के चारों ओर से 4 बाजार निकलते थे। पश्चिम की ओर एक मशहूर बाजार निकलता था जिसका उल्लेख किया जा सकता है
यहाँ नशीले पेय और अफीम जैसे मादक पदार्थों का विक्रय होता था और वस्त्र व्यापारियों की कोठियाँ इसी इलाके में होती थीं। यह बाजार मशहूर चौड़ा बाजार की ओर ले जाता था। तांबे और पीतल के बर्तन यहाँ बेचे जाते थे। यह हस्तशिल्पों और कागज का भी व्यापारिक केंद्र था। ये बाजार विभिन्न गलियों से चिन्हित थे, जो मोहल्लों तथा कूचों के नाम से विख्यात अन्य बाजारों की ओर ले जाते थे। चौड़ा बाजार काजी का हौज नामक चौराहे पर समाप्त होता था। तो जो चौड़ा बाजार था, काजी हौज के नाम का एक चौराहा है, वहाँ पर समाप्त होता था और इस स्थान से शहर के विभिन्न भागों की ओर कई मार्ग जाते थे। और यहाँ जब ये बाजार समाप्त हो जाता था, वहाँ से शहर के विभिन्न भागों में जाने के लिए कई मार्ग मिल जाएंगे वहाँ से। जामा मस्जिद की दक्षिणी सीढ़ियों पर चितली कब्र नामक एक प्रसिद्ध बाजार था, जहाँ पर छूट फूट वस्तुओं, मोचियों और मशहूर हस्तशिल्पकारों की दुकानें अवस्थित थीं। शिल्पकारों के निवास और कारखाने इससे सटे हुए थे, जैसे छत्ता ए मोम गरान। और इस बाजार के अंत में कसाईयों का मोहल्ला, या कहें तो कसाबपुरा अवस्थित था और यह दिल्ली दरवाजे के समीप था, एकदम पास में था। जामा मस्जिद की उत्तरी सीढ़ियों के निकट एक बाजार था। अब जामा मस्जिद की उत्तरी सीढ़ियों के निकट एक बाजार था, जहाँ जौहरियों, आभूषणों के मीनाकारों और इसके जैसे अन्य औद्योगिक कलाएं, जिनमें पच्चीकारी, जवाहिरात को चमकाने की कला, संगमरमर जैसे पत्थरों पर विभिन्न रंगों के टुकड़े लगाने और नक्काशी, खुर्दकारी तथा बक्सों और शीशों पर हाथी के दांत जड़ने की कला, खत्ताकारी अथवा आबनूस लकड़ी पर हाथी दांत अथवा किसी अन्य पदार्थ की जड़ाई अथवा नक्काशी की कलाओं जैसे सहित बहुत सी दुकानें अवस्थित थीं। जामा मस्जिद की पूर्वी सीढ़ियों पर सस्ता बाजार की ओर जाता था, यानी सस्ता बाजार नहीं, यहाँ पे सॉरी फॉर दैट। जामा मस्जिद की पूरी जो सीढ़ियाँ थीं, उस पर का रास्ता जो था खास बाजार की ओर जाता था, जहाँ हस्तशिल्पकारों और अन्य वस्तुओं के विक्रय करने वालों की दुकानें थीं। दरगाह अली खान अपने यात्रा वृत्तांत में उल्लेख करता है, उपलब्ध वस्तुओं की विभिन्न किस्में किसी भी आदमी को उनमें खो जाने पर मजबूर कर सकती थी और गरीब आंखें यहाँ प्रचुरता से प्रदर्शित अनूठी वस्तुओं को लगातार निहारने के आभास में ही निपुण हो सकती थी। क्योंकि गरीब के लोगों के पास क्या होता था, पैसे नहीं हो पाते थे, या होते थे तो उनकी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बस थे, तो क्या करते थे वो लोग, उसको देखकर ही खुश रहते थे। तो शस्त्र विक्रेता विभिन्न प्रकार के निवारण शस्त्रों का ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन करते थे, जो उनके शस्त्रों की तीक्ष्णता को नापते थे। क्या करते थे, उसका कितनी धार है वो नापते थे। वस्त्र व्यापारी समस्त वातावरण को रंगीन बनाते थे। अब जहाँ पे कपड़ा होगा रंग बिरंगा, वहाँ पे रंगीन तो माहौल होगा ही, और अपने सामानों को प्रदर्शित करते थे और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक दूसरे से बढ़कर लगे रहते थे। इस प्रकार मानवीय आवश्यकताओं को और विलासिताओं की वस्तुएं लोगों के इस हंगामे में उपलब्ध थी। अब आता है फैज़ बाज़ार और चांदनी चौक। फैज़ बाज़ार शाहजहानाबाद के दो प्रमुख बाज़ारों में से एक था और है भी। यह नगर प्राचीर के अकबरबादी दरवाजे को जोड़ने वाली सड़क पर अवस्थित था। इसकी योजना शाहजहां के समय में यानी शासनकाल में बनाई गई। समकालीनों द्वारा इसे सौंदर्य के महान आकर्षण का स्थान कहा गया। इसके बीचों बीच नहर फैज़ बहती थी और इसके दोनों ओर दुकानें बिखरी हुई थीं। अन्य बाजार उस सड़क पर अवस्थित थे जो नगर प्राचीर के लाहौरी दरवाजे को किले के लाहौरी दरवाजे से जोड़ती थी। फतेहपुरी मस्जिद के बीच इस रास्ते के बीचों बीच से नहर फैज़ बहती थी और इस नहर के मध्य भाग से एक चौराहा जुड़ा हुआ था। सड़क के दोनों ओर बहुत से वृक्ष पंक्तिबद्ध थे और 1500
से अधिक दुकानों का निर्माण यहाँ हुआ था। इनका स्वामित्व राजकुमारी जहांआरा तथा फतेहपुरी बेगम के पास था। फतेहपुरी बेगम शाहजहां की बेगमों में से एक थी। लाल किले की ओर से प्रारंभ होने वाले इस ओर के बाजार उर्दू बाजार, जौहरी, अशरफी बाजार, चांदनी चौक, फतेहपुरी बाजार और खारी बावली कहलाते थे। दरगाह कुली खान चांदनी चौक की बुरी बुरी प्रशंसा करता है, जो दिल्ली में उपलब्ध अद्भुत वस्तुओं और शिल्प कृतियों के लिए मशहूर था। वह उनकी व्याख्या निम्नलिखित शब्दों में करता है। चांदनी चौक शहर का सबसे खूबसूरत और अत्यधिक सुसज्जित मार्ग है। आनंद के इच्छुकों के लिए यह एक मनोरंजन का केंद्र है तथा इच्छुक खरीदारों के लिए दुर्लभ वस्तुओं की दीर्घा है। दुकानों में प्रदर्शित मणिक और बदरकशां के रत्न जौहरियों की दुकानों की शोभा बढ़ाते थे और उनके काउंटर बहुमूल्य रत्नों और मोतियों से भरे होते थे। और दूसरी ओर वस्त्र व्यापारी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी गीतात्मक वाणी में स्पष्ट इशारों का प्रयोग करते थे। विभिन्न प्रकार की सुगंधियाँ और अर्क बेचने वाले अत्तार अपनी मीठी बोली और अपने अभिकर्ताओं की सहायता से एक जीवंत व्यवसाय का वहन करते थे। किसी के द्वारा स्वयं पर आरोपित समूचा आत्मनियंत्रण चीन निर्मित चीनी मिट्टी के बर्तनों और स्वर्ण जटित और रंगीन शीशे के हुक्कों को देखते ही पिघल कर बह जाता था। दुकानों में प्रदर्शित कटोरियाँ, जग और शराब पीने के लिए विशिष्ट जाम वयोवृद्ध पुण्यात्माओं को भी इसका स्वाद लेने के लिए आकर्षित करते थे। दुर्लभ और अनूठी वस्तुओं का इस बाजार में उपलब्ध मिश्रण एक साथ नहीं खरीदा जा सकता था, भले ही कारू का खजाना भी किसी की सेवा में उपस्थित हो। चांदनी चौक के पड़ोस में कूचा नटवा था। मूलतः यह जगह नटवाओं, शाही दरबार के नृत्यांगनाओं के प्रशिक्षकों, दरबारियों और प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के लिए निर्मित थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ काल तक यह हिंदू और मुस्लिम कलाकारों जैसे निर्माताओं, चित्रकारों, मूर्तिकारों, अन्य हस्तशिल्पकारों से भर गया था। फल बाजार में बहुत सी दुकानें थीं जहां गर्मियों के दौरान फारस, वल्लक, बुखारा और समरकंद से मेवों की आपूर्ति होती थी। जाड़ों में ताजा काले और सफ़ेद अंगूर ऊपर उल्लेखित देशों से मंगाए जाते थे। ऊपर उल्लेखित देश कौन थे? फारस, वल्क, बुखारा और समरकंद। जैसे कि बार्नियर बताते हैं, दरबारियों को फल बहुत अधिक प्रिय थे और उनका मुख्य व्यय इन्हीं पर होता था। उनका जितना खर्चा ज़्यादा खर्चा इन्हीं पर होता था, फलों पर। उसके वर्णन के अनुसार अनगिनत नान भाई थे। वह हमें ऐसी दुकानों के बारे में भी बताता है जहाँ मांस भुना हुआ बेचा जाता था, कई तरीक़ों से काटा जाता भी था। दिल्ली के बाज़ारों में एक व्यस्त शहरी केंद्र भी की तरह गहमा-गहमी रहती थी, जहाँ कोई भी सर्वोत्तम किस्म की सभी प्रकार की वस्तु को प्राप्त कर सकता था। अब आता है हस्तशिल्प उत्पादन। शाहजहानाबाद अपने हस्तशिल्प उत्पादन, विशेषतः सूती वस्त्रों के लिए सुविख्यात था। एक विदेशी यात्री मैनरिक के अनुसार शाहजहानाबाद के हस्तशिल्पकार अपने छींट के कपड़ों, मिर्जई और बंधेज रंगाई के वस्त्रों की उत्कृष्टता के लिए मशहूर थे। इनके छींटों को मछलीपत्तम की अपेक्षा हीन बताया जाता था। जो इनके छींट होते थे, मछलीपट्टनम आज कहते हैं उनको, मछलीपत्तम की से हीन बताया जाता था, मतलब उस कम वैल्यू आंका जाता था। यह निर्यात की मुख्य सामग्री थी। आर्मेनियाई और फारसी व्यापारी मुख्यतः इसी माल में रुचि रखते थे। गलीचा बुनाई का व्यवसाय दिल्ली के उन्नतशील उद्योगों में से एक था। दिल्ली के गलीचा बुनकर बहुत ही समृद्ध थे, क्योंकि वे एक बहुत विशाल बाजार की आपूर्ति अपने घर से करते थे। इन गलीचों का इस्तेमाल बहुत से उद्देश्यों जैसे बिस्तर या गद्दों के लिए किया जाता था। मैंने विस्तार बोल देता, वो विस्तार नहीं, बिस्तर। गलीचों का इस्तेमाल बहुत से उद्देश्यों जैसे बिस्तर या गद्दों के आवरण, यानी आवरण मतलब कवर, और सामान्य तौर
पर फर्श के आच्छादन यानी फर्श को ढकने के लिए, अथवा औसरिक यानी त्यौहार वगैरह हो गया उस तौर पर तंबुओं के आवरण के लिए प्रयोग किया जाता था। मांग के अनुसार दिल्ली के गलीचा बुनकरों ने उत्कृष्ट रेशमी, ऊनी और सूती गलीचे उत्पादित किए। शामियानों और कन्नातों का भी यहाँ भारी संख्या में उत्पादन होता था। दिल्ली के नील निर्माताओं ने पूर्ण संरक्षण प्राप्त किया, जो कि व्यापार का उत्तम पदार्थ था। दिल्ली के हस्तशिल्पकार बेहतरीन किस्म के तांबे के बर्तनों, शस्त्रों, कागज, चमड़े के वस्तुओं, चीनी और नील का उत्पादन भी करते थे। जिल्दसाजी भी दिल्ली का उन्नतशील हस्तशिल्प था। शाहजहानाबाद में अपरिमित भवन निर्माण गतिविधियों ने हजारों राजमिस्त्रियों और पत्थर गढ़ने वालों को रोजगार प्रदान किया। निर्माण उद्योग में अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति गणना से बहुत परे थी, मतलब उनको गिन पाना बड़ा मुश्किल था। लाल और पीले पत्थरों की खदानों में काम चलता रहता था और दिल्ली की भव्य अट्टालिकाओं में उनका विस्तृत प्रयोग किया जाता था। राजमिस्त्रियों, पत्थर गढ़ने वालों और बढ़इयों की कारीगरी इतनी उत्कृष्ट कोटि की थी कि 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाला नादिर शाह अपने साथ 300 राजमिस्त्री, 100 पत्थर गढ़ने वालों और 200 बढ़इयों को ईरान ले गया। बार्नियर भारतीय कारीगरों की प्रशंसा करते नहीं थकता। दिल्ली शहर का वर्णन करते हुए वह टिप्पणी करता है, कारीगरी के सुंदर नमूनों के ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिन्हें ऐसे लोगों ने तुच्छ औजारों से बनाया है, जिन्हें विरले ही कभी किसी उस्ताद का निर्देशन प्राप्त किया कहा जा सकता है। मतलब किसी उस्ताद से निर्देशन प्राप्त किया होगा कहा जा सकता है। कभी कभी वे यूरोपीय निर्माताओं की वस्तुओं का अनुकरण इतनी बखूबी कर लेते थे, यानी उनकी नकल उनके अनुसार एकदम बखूबी, एकदम एग्जैक्ट वैसे ही असली और नकली को पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता था। अन्य वस्तुओं में भारतीय उत्कृष्ट छोटी बंदूकों और पक्षियों के शिकार की बंदूकों का निर्माण करते थे तथा उनके स्वर्ण आभूषणों की कारीगरी का प्रतिस्पर्धा किसी यूरोपीय स्वर्णकारों के लिए संदिग्ध हो सकती है। इसमें 63 नंबर पे एक शब्द था, उसमें जरा देख सकते हैं 63 नंबर कहाँ गया। मांग के अनुसार लिखा है 63 नंबर पे एक शब्द है, जो उसको पढ़ता हूँ। बार्नियर ने एक घर के आंतरिक भाग को देखा जिसका फर्श 4 इंच मोटा रुई के गद्दे से आच्छादित था, जिसके ऊपर ग्रीष्मकाल में एक सूती चादर और सर्दियों में रेशमी गलीचा बिछा होता था। तभी जब हम वो कपड़े के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ का ये शब्द था 63। उसके बाद 64 वह आगे कहता है, यदि कलाकार और उत्पादक 64वां शब्द कौन सा है, एक मिनट देखा जाए कहाँ पे है। हाँ, तो ये लास्ट में कुछ रह गया, उसके बारे में बताना चाहता है। लास्ट में ये 64 नंबर लिखा है इसमें 64। एक वह आगे करता है, यानी बार्नियर जो कह रहा था अभी उसके आगे जो बताना बाकी है। यदि कलाकार और उत्पादक प्रोत्साहित होते, उपयोगी और परिष्कृत कलाएँ समृद्ध होती, किंतु ये लोग तिरस्कृत, रुक्षता से व्यवहृत और उनके परिश्रम के अपर्याप्त परिश्रमी से दुखी थे। मतलब उनकी कलाओं का कोई सम्मान नहीं था और इतना मेहनत करते थे और उनको पारिश्रमिक बहुत कम दी जाती थी। कलाएं
जब वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते थे तो राजा के नाम से जाना जाता था कि भाई उसने ये बनवाया है, लेकिन मज़दूरों ये नहीं जाना जाता कि किस मज़दूर ने बनाया, उसको कितना पारिश्रमिक दिया गया। उनको पारिश्रमिक बहुत कम दिया जाता था, वो लोग दुखी रहते थे। धनी लोग हर वस्तु को सस्ते दामों पर खरीदना चाहते थे। जब कोई उमरा या मनसबदार किसी कलाकार की सेवा प्राप्त करना चाहता था तो वह उसके लिए बाजार में संदेश भेजता था। गरीब लोगों से यदि आवश्यक हुआ तो बल प्रयोग द्वारा काम कराया जाता था, और काम पूरा हो जाने पर ये निर्दयी मालिक श्रम की मूल्यवत्ता के नहीं वरन उचित पारिश्रमिक के अपने मुआफिक मानकों के अनुसार भुगतान करते थे। इस प्रकार केवल वे ही कलाकार अपनी कला में किसी उत्कृष्ट तक पहुँचने जो बादशाह अथवा किसी शक्तिशाली उमरा की सेवा में थे और जो एक निष्ठ रूप से केवल अपने संरक्षकों के लिए काम करते थे। यानी इसमें वही लोग ज़्यादा मतलब अपने आप को विकास कर पाए होंगे, उन्नतशील हो पाए होंगे, जो बादशाह अथवा उससे नज़दीकी जो हुक्मरान होंगे उनके साथ काम करते होंगे या उन्हीं के लिए समर्पित होंगे। जो लोग गरीब थे उनके लिए बलपूर्वक काम कराया जाता था, मनमाने हिसाब से उनको पारिश्रमिक दिया जाता था और इतनी अच्छी अच्छी कलाएँ बनाते थे, लेकिन कला का नाम बनवाने वाले के ही नाम पे रह जाता था। अब आता है कारखाने। बार्नेर लाल किले के परिसर के कारखानों की व्याख्या रेखाचित्र की भांति निम्नलिखित रूप से करता है। कारीगरों के लिए कई स्थानों पर विशाल कक्ष देखे जाते हैं जिन्हें कारखाने या कार्यशालाएं कहा जाता है। एक कक्ष के उस्ताद ने निरीक्षण में कशीदाकारी व्यवस्थापूर्वक लगे हुए हैं। तो बार्नेर इसमें क्या कर रहा है, एक जैसे लाल किला के परिसर है कारखाने का, तो वहाँ का जो एकदम आंखों से देखा हुआ है तो उसको बता रहा है कि कारीगरों के लिए कई स्थानों पर विशाल कक्ष देखे जाते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, कार्यशालाएं और कारखाने। और एक कक्ष में उस्ताद के निरीक्षण, यानी जो वहाँ के उस्ताद होंगे उनके निरीक्षण में कशीदाकार बिजी लगे हुए हैं, मतलब व्यवस्था पूर्वक लगे हुए हैं, बिजी हैं, काम कर रहे हैं। दूसरे में तुम स्वर्णकारों को देखते हो और तीसरे में चित्रकार, चौथे में लाख की पॉलिश करने वाले, तीसरे में कौन है, चित्रकार हैं, और चौथे में लाख की पॉलिश करने वाले, और पाँचवें में जोड़ लगाने वाले यानी चिपकाने वाली चीज़ें, खरीदारी, दर्जी और मोची, छठे में रेशम की मुखाब और उस उत्तम मलमल के निर्माता जिससे पगड़ियाँ, सुनहरे फूलों वाले कमरबंद और महिलाओं के पहनने वाले अधोवस्त्र बनते थे, जो इतने नाजुक होते थे कि एक ही रात में ही फट जाते थे। परिधान की ये वस्तुएं जो केवल कुछ घंटों तक ही टिकती थीं, यदि सुई की सुंदर कशीदाकारी युक्त हो तो 10-12 या और अधिक बादशाही सिक्कों की कीमत रहती थी। शासकों को शाही संस्थापनाओं और दरबार की भव्यता बनाए रखने के लिए सुरुचि संपन्न वस्तुओं की आवश्यकता चाहिए थी। भारी मात्रा में ऐसे वस्तुओं, विशेषतया रेशमी और अन्य वस्त्रों का उत्पादन शाही कारखानों, कर्मशालाओं में होता था, जो सर्वोत्तम उपकरणों से सुसज्जित और बड़ी कुशलता से सुव्यवस्थित थे। एक आधुनिक विद्वान टिप्पणी करता है, यानी मॉडर्न टाइम का कोई विद्वान होगा, मुगल भारत में कई वस्तुओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन के संदर्भ में राज्य विशालतम उत्पादक अथवा कहे कि अकेला उत्पादक था। कुछ व्यापारी और दरबारी अपने निजी कारखाने चलाते थे जहां नियुक्त लोग नियत पारिश्रमिक पर काम करते थे। जैसे बार्नेर टिप्पणी करता है, 17वीं सदी के दौरान कुशल कारीगरों के स्वामित्व वाले कारखाने दुर्लभ थे। यद्यपि 18वीं सदी के दौरान स्थिति भिन्न थी, जब बहुत से ऐसे कारखाने शहर में फैल गए थे जो शहर और
उसके बाहर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। यह भी संभव है कि कुछ बुनकरों ने स्वयं को उस स्थिति तक पहुंच लिया था कि वे अपने कारखानों की व्यवस्था कर सकते थे। छत्ते, ये 5वां टॉपिक है। शाहजहानाबाद शहर के लगभग सभी भागों में निर्माणशालाएं और उत्पादन केंद्रों का प्रसार हो गया, जिन्हें कुछ इतिहासकारों ने शिल्प मोहल्ला का नाम दिया। आकार में छोटे और संभवतः किसी एक शिल्प विशेष तक सीमित से आच्छादित स्थल उत्पादन की इकाई थे। आच्छादित मतलब ढके हुए स्थल थे, जिन्हें छत्ता या आच्छादन के नाम से जाना जाता था। छत्ता क्या होता है? एक ऊपर का गुंबद जैसा होता है जो ढकता है। जैसा छत्ता लाला तनखुस राय और छत्ता जो निसार खान, ये संभवतः पण्य उत्पादक की निजी इकाइयाँ थीं, जहाँ वेतनभोगी श्रमिक नियुक्त होते थे। विभिन्न शिल्पी समुदायों के लिए नगर में आवासों का प्रावधान था, जैसे चमार का हाट। कभी कभी किसी विशिष्ट व्यवसाय या शिल्प के सदस्य एक समूची गली पर अधिकार कर लेते थे, जिसे फिर उन्हीं के ही नाम से जाना जाता था, जैसे कूचा नाईवालान, हजामों की गली, कुच्चा चरखेवालान और अन्यायी गलियाँ। तो इन गलियों पे उन्हीं का अधिकार होता था। जैसे चमार हाट है तो वहाँ पे चमार वर्ड के लोग होंगे, जहाँ पे नाई हजाम लोग होते हैं, एक गली में पूरा कब्जा कर ले तो हजाम वाला हो गया वो, ऐसे ही। और ऊपर जो ये नाम दिखाए जाते हैं, लाला तनसुख राय, छत्ता निसार खान, तो ये नाम से जाना जाता था। आच्छादन, जहाँ पे निर्माण होता था तो वहाँ पे जैसे कंपनी का नाम होता है, वैसे ही ये सब नाम था। 18वीं सदी के मध्य तक विभिन्न कारणों से दिल्ली के सौभाग्य पर ग्रहण लगना प्रारंभ हो गया। नादिर शाह के आक्रमण, मराठों के आकस्मिक हमलों और अहमद शाह अब्दाली की बारंबार छापामारी झेलते हुए दिल्ली शक्तिहीन हो गई। शक्तिशाली दरबारियों द्वारा उत्तर भारत में स्थापित उत्तर पूर्वी राज्यों के आविर्भाव ने मुगल साम्राज्य को और कमज़ोर किया। नगर अत्यधिक असुरक्षित बन गया, जिससे संपन्न व्यापारियों को आगरा जैसे अन्य नगरों को प्रवास करने के लिए प्रेरित किया। अब भाई मुसीबत आ गई तो फिर जाना पड़ेगा। अब शक्तिशाली जो शक्ति थी शक्तिहीन हो गई है दिल्ली की, तो लोगों को सुरक्षा चाहिए, तो वहाँ से पलायन कर लिए। कारीगर की मुर्शिदाबाद, पटना, फैजाबाद, लखनऊ जैसे अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण क्षेत्रों व अन्य राजधानी नगरों तथा व्यावसायिक केंद्रों में स्थानांतरित हो गए। परिणाम स्वरूप शाही कोषागार की अस्वाभाविक परिस्थितियों के तारतम्य में कई उद्योगों का पतन हुआ। कई उद्योग खत्म हो गए, जबकि कुछ ने अपनी जीवन शक्ति को सुरक्षित रखा। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद दिल्ली बहुत से शिल्पों और उद्योगों के लिए अभी भी विख्यात थी। इसने ऐसे विभिन्न वाणिज्यिक वस्तुओं को प्रस्तुत किया जिससे दूर दूर तक के व्यापारी आकर्षित होते थे। 1793 ईस्वी के पश्चात काल तक उत्तर के वार्षिक भ्रमणकारी, मतलब साल में एक बार भ्रमण करने वाले लोग, कारवां काबुली कश्मीरी घोड़े, सालें और फल लेकर आते थे। अंतिम दोनों वस्तुएं दिल्ली में उचित दामों पर प्राप्त की जा सकती थीं। 18वीं सदी के दौरान दिल्ली ने समृद्ध व्यापारिक विक्रय केंद्र की प्रतिष्ठा का आनंदोपभोग किया, मतलब आनंद, खुशी से उसका उपभोग किया। तो इसमें दो संधि विच्छेद किया जाए तो आनंद उपभोग होगा इस वर्ड का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कुछ भी सवाल वगैरह पूछना है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे